पुराने समय की बात है। एक गांव था जंगीपुर, जहां चंदू नाम के किसान रहा करता था। उनके साथ घर में पत्नी और एक पुत्र था, जिसका नाम था बबलू था। छोटा सा परिवार था, तो तीनों बहुत मजे से रहा करते थे। उनके पास अच्छी खेती थी, तो गाय भैंस और बकरियां थी, जिससे उनकी आय अच्छी खासी हो जाती थी। कुल मिलकर चंदू एक संपन्न किसान थे। गांव के लोगों में उनकी अच्छी इज्जत थी। किसी में कोई विवाद हो या फिर बंटवारा की बात हो तो गांव वाले चंदू को जरूर बुलाते थे। खुशी के मौकों पर भी चंदू को लोग आगे रखते थे, तो चंदू भी गांव वालों पर बहुत खुश रहते थे। और खुश हो भी क्यों नहीं। कौन ऐसा आदमी होगा कि आदर मिलने पर उदास हो जाएगा। अपनी आदर कराना किसे अच्छा नहीं लगता। चंदू के एक पड़ोसी था, रामदत्त, जिसकी गांव में कोई पूछ नहीं थी। वो गांव के किए पनौती था। उसे लोग पनौती बाबा के नाम से ही जानते थे। कारण था कि किसी के बनते काम भी उसके सुबह में प्रथम दर्शन से बिगड़ जाते थे। वो भी इस बात को जानता था कि मैं किसी के लिए शुभ नहीं हूं, तो वो सुबह के वक्त छुपकर अपने घर में नहीं रहता। वो आधी रात से ही प्रयास करता कि किसका काम बिगाड़ दूं। पुराने जमाने की बात छोड़िए, आज के जमाने में भी ग्रामीण लोग भूत प्रेत डायन टोना टोटका को मानते हैं। गंभीर रोग को भी झाड़ फूंक से ठीक करा देना चाहते हैं। उनके इन निरर्थक प्रयास से बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। हालांकि वो पुराना जमाना था। लोग अशुभ हुआ करते थे, जिनके दर्शन से बनते काम बिगड़ जाते थे। और काम नहीं भी बिगड़ रहा हो तो वैसे लोग खुद बिगाड़ भी देते थे। रामदत्त भी किसी के काम बिगाड़ने के फिराक में ही लगा रहता था। किसी का विवाह काटना तो किसी की यात्रा स्थगित करा देना उसका प्रथम कार्य में आता था। सज्जन और दुर्जन में यही तो एक बड़ा फर्क होता है कि सज्जन किसी दुख में दुखी हो जाते हैं तो खुशी में उसके साथ मिलकर खुशियां भी माना लेते हैं, परंतु दुर्जन दूसरे को सुखी देखकर बहुत दुखी हो जाता है और किसी को दुखी देखकर खुश हो लेता है। रामदत्त भी उन्हीं में से एक था। माना करने पर भी वो उस जगह हाजिर रहता जहां आने से उसे लोग मना किए रहते। पड़ोस के बांगा के बेटे के विवाह के लिए लड़की वाले आए थे। बांगा का लड़का झमन काफी मेहनती लड़का था। अब तो वो अपनी खेते बारी भी खुद देख लिया करता था। घर के खर्चे उसी के मेहनत से चलते थे। तो किसी ने लड़की वालों से बता दिया था कि बांगा तो बहेठा आदमी है, दिन भर आवारा घुमा करता है, परंतु उसका बेटा झमन बहुत होनहार है। अपना घर बार संभाल किया है, मां बाप का इकलौता बेटा है। हिस्से पर उसके पास 15 बीघा जमीन है, 4 बीघा में बाग है, 8 मुर्हा भैंस रखा है। उसके घर में दूध की नदी बहती है। जो भी लड़की उसकी पत्नी बनेगी, समझो वो राज करेगी। लड़की वालों को भी लगा कि लड़की उस घर में कदम रखते ही रानी बन जाएगी, तो झटपट विवाह के लिए झमन को देखने आ गए। किसी तरह रामदत्त को खबर लग गई कि झमना को देखने लड़की वाले आए हैं। यदि विवाह तय हो गया तो गजबे हो जाएगा। हमारे रहते बंगवा के जैसे बावकूफ के लड़के का विवाह हो जाए, अरे हम होने ही नहीं देंगे। इसी तरह लोग हमें पनौती बाबा नहीं कहते हैं। काम बिगाड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार में आता है। रामदत्त पता लगाते पहुंच गया बांगा के दरवाजे पर। रामदत्त को देखते ही बांगा के तो पसीने छूट गए कि साला जरूर गड़बड़ करेगा। अब तो दरवाजे पर रिश्तेदार आकर बैठ गए हैं। यदि उनके सामने इसे भगाता हूं तो रिश्तेदार गलत समझ जाएंगे, और नहीं भगाता हूं तो ससुरा कोई खेला कर जाएगा। बंगा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। सोचे साला को कुछ खिला पिला देता हूं, खा लेगा तो स्वतः चला जाएगा। वो घर में पत्नी के पास गए कि भाग्यवाल, दरवाजे पर रामदत्तवा आ गया है, लगता है सारा खेल बिगाड़ देगा। उसको घर में भेजता हूं, कुछ खिला पिला दो, वो यहां से चला जाए। स्त्री बोली, उसको जहर नहीं दे दूंगी। आप खिलाने की बात कर रहे हो क्या? उसके बाप ने हमें कर्जा दिया है। आप सीधे मुंह बोल दो कि मेरे दरवाजे से चला जाए, वरना मटके से उसका सिर फोड़ डालूंगी।
बंगा बोले, भाग्यवान, तुम बात समझने की कोशिश करो। रिश्तेदार दरवाजे पर बैठे हैं, उनके सामने उसे कैसे भगा सकता हूं? और भगा दिया तो भले ही यहां कुछ न बोले, परंतु रिश्तेदारों के गांव पहुंच जाएगा और सारा गुड़ गोबर कर देगा। स्त्री बोली, चाहे कुछ भी कर ले, परंतु उसे छूंछ पानी भी नहीं दूंगी। बंगा को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो रामदत्त के पास गया और बोला कि रामदत्त, तुम्हें चंदू खोज रहे हैं, आप उनसे जल्दी मिल लो। रामदत्त रिश्तेदारों के सामने बोला कि अब बहाने मत बनाओ, पकौड़े और हलवा मुझे भी खिलाओ। बांगा बोला कि भाई, तुम कोई रिश्तेदार थोड़े हो जो दरवाजे पर रिश्तेदारों के सामने बैठकर हलवा खाओगे। अरे घर के अंदर जाओ, इसे मांग लो और थोड़ा क्या भर पेट हलवा खाकर जाओ। रामदत्त बोला, अरे वाह, क्या खूब कह दिया, मैं भी यही सोच रहा था कि भर पेट खाकर ही जाऊं। वो घर के अंदर चला गया। बंगा की पत्नी अपनी गोतिनी के साथ बैठी थी। दोनों रामदत्त से खार खाए बैठी थी। वो सोच रही थी कि किसी तरह घर में आ जाए तो हम आज उसकी ऐसा स्वागत करूंगी कि जिंदगी भर फिर किसी के रिश्तेदार आने पर उसके दरवाजे नहीं आएगा और हमारे घर के तरफ तो देखेगा ही नहीं। संयोग से रामदत्त घर के अंदर आ गया और बोला कि भाभी, अकेले अकेले हलवा का मजे ले रही हो, जरा हमें भी तो कभी अपना हलवा चखाओ। बंगा की पस्तनी बोली, अरे देवर जी, मैं तो कब से आपको हलवा चखाना चाहती थी, आप ही हो कि मेरे घर आते ही नहीं हो। बैठो, अभी हलवा लाती हूं। वो अंदर घर में गई और अस्पनी गोतिनी से बताई कि अब ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला, मुर्गा खुद ब खुद जबो होने के लिए आ गया है, उठाओ बेलन। दोनों ने हाथ में बेलन उठा लिया और रामदत्त पर टूट पड़ी। वे उसे इतना मारी कि कान पकड़ लिया कि अब कोई गलती नहीं करूंगा, उस घर भूले से भी नहीं जाऊंगा जहां कोई मेहमान आया हो। रामदत्त किसी तरह बचकर घर से बाहर आ गया। उसके पूरे शरीर पर धूल लग गई थी। वो घर के अंदर ठीक से झाड़ भी नहीं पाया था। बाहर निकला तो बंगा ने पूछ लिया कि आज तो आपका पेट भर गया होगा हलवा से। रामदत्त बोला, हां भाई, अब पूछो मत कि कितना खाया हूं। ये हलवा मुझे हमेशा याद रहेगा, इसकी सुगंध वर्षों तक रहेगी। बंगा को उसका शरीर देखकर कुछ गड़बड़ लगा। सारे शरीर में धूल लगी है, जैसे अभी अभी कुश्ती लड़कर आया है। शायद स्त्रियों ने बेलन से ठूस ठूस कर हलवा खिलाया है या फिर मार पड़ी है। रामदत्त वहां रुका नहीं, बोला, मैं चलता हूं। मुझे चंदू बाला रहे थे। वो वहां से चला गया तो बंगा घर के अंदर आया और पत्नी से पूछा कि भाग्यवान, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं किया, रामदत्तवा को मारा तो नहीं? पत्नी बोली, आप भी क्या बात करने लगते हैं, अरे घर आए दुश्मन को भी हम नहीं मारते। रामदत्त तो फिर भी हमारा पड़ोसी है। बंगा बोला, भाग्यवान, उसको देखकर तो नहीं लगता था कि कुछ खाया है, शरीर बता रहा था कि बहुत मार खाया है। अगर मार खाया होगा तो बहुत बुरा होगा, वो जिंदगी भर चैन से नहीं बैठेगा। वो बहुत बड़ा पनौती है, 1000 हरामी मरते हैं तब जाकर एक पनौती जन्म लेता है, और फिर रामदत्त 1000 पनौती पर अकेला भारी है। गांव में किसी के बेटा बेटी का विवाह ही नहीं होने देगा। स्त्री बोली, आप चिंता ना करो और फालतू बातों पर दिमाग मत दौड़ाओ। रिश्तेदार कोई अंधे नहीं है, उन्हें हमारा घर, हमारा खेत, हमारा बाग और सामने लड़का दिख रहा है। हमारे घर में उनकी बेटी आ गई तो रानी बन जाएगी। और अगर फिर भी उन्हें समझ नहीं, यदि पागल कुत्ते ने काट खाया होगा तो मैं क्या कर सकती हूं? कोई न कोई किस्मत वाली खुद ब खुद हमारे घर आ जाएगी। बंगा बोला, अब भगवान जाने क्या होगा। उधर रामदत्त गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर बैठ गया। वहां से कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा जंगल था, तो लकड़ी काटने के बहाने वहां चला गया। उसे अनुमान था कि बंगा के रिश्तेदार इधर से ही आएंगे, क्योंकि गांव से बाहर जाने के 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता था गांव से पश्चिम तरफ जाने का, तो दूसरा था गांव से उत्तर जाने का।
वही रास्ता चलता हुआ रास्ता था। अक्सर सभी इसी मार्ग से जाते थे, तो उसका अनुमान था कि बंगा के रिश्तेदार भी इस रास्ते से गुजरेंगे। तो वो झमन की बखान इतनी जोर शोर से कर देगा कि वे भी खूब याद रखेंगे। वे रिश्तेदार इस गांव के तरफ देखेंगे भी नहीं। इधर रिश्तेदार बंगा के लड़के झमन को पसंद कर लिए। बंगा ने रिश्तेदारों को अपना खेत, अपना बाग सब दिखा दिया। 8 मुरहा भैंस दरवाजे का शोभा बढ़ा रही थी। कोई भी आदमी देखकर ही अनुमान लगा सकता था कि इस घर में कोई दूध दही की कमी नहीं है। हाँ, जो कोई लड़की इस घर में आएगी तो उसे काम भी ज्यादा करने पड़ेंगे, परंतु बैठकर तो किसी का भी पेट नहीं भरता। मेहनत से ही आदमी सुखी और संपन्न रहता है। झमन उन्हें बहुत पसंद आ गया। रिश्तेदार बोले कि 1-2 सप्ताह में घर की औरतें भी लड़के को देख लेगी और आपकी पत्नी भी हमारी बेटी को पसंद कर लेगी तो समझिए कि विवाह पक्का। वैसे भी ये विवाह होगा। आपका बेटा हजारों में एक है, तो मेरी बेटी भी हजारों में अलग है। अब आप हमें इजाजत दें, 1 सप्ताह में हम फिर कोई खबर करते हैं। बंगा नहीं चाहते थे कि रिश्तेदार उत्तर के रास्ते से जाएं। वो चाहते थे कि पश्चिम से ही निकले। पश्चिम के रास्ते में कभी भी रामदत्त नहीं रहता, परंतु उत्तर के रास्ते में रामदत्त हमेशा सक्रिय रहता है। हालांकि बंगा के कहने से रिश्तेदार उल्टी दिशा में नहीं जाने वाले थे। उत्तर के रास्ते से जाने में उनका गांव नगदिलपुर 15 मील दूरी पर था, जबकि पश्चिम दिशा से जाने पर करीब 25 मील पड़ जाता था। तो कोई भी पहले उत्तर दिशा से ही जाता था। आगे 5 मील दूर जमुनाबाग चट्टी थी, जहां से हर दिशा में जाने के लिए तांगा मिल जाया करता था, तो सभी उधर से ही जाते थे। बंगा के रिश्तेदार भी उत्तर दिशा के तरफ चले गए। रामदत्त पहले से जंगल के पास तैयार बैठा था। रिश्तेदार भी चाहते थे कि गांव के किसी अन्य आदमी से बंगा और उसके बेटे के विषय में सही से पता कर लें कि वो जो कह रहा है वो सही है या गलत। उसके दरवाजे पर जो भैंस बंधी है वे उसकी है या किसी दूसरे की, सिर्फ हमें दिखाने के लिए बांध दिया है। अब नया आदमी किसी दूसरे गांव में कैसे सही आकलन कर सकता था? सही जानकारी गांव का कोई दूसरा ही दे सकता था। तो वो आदमी भी रास्ते में मिल ही गया। रामदत्त बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो रिश्तेदारों के आते ही बोला कि का भैया शादी सेट हो गई। तो रिश्तेदार बोले कि हाँ भाई, सेट ही मानिए, बस हम थोड़ा ठोंक बजा लेना चाहते हैं। अरे आदमी जब एक घड़ा भी खरीदता है तो उसे बहुत थोक बजा लेता है। आप तो उनके ही गांव के हो, उनके घर हलवा भी खाए हो, तो बोलोगे तो उनके तरफ ही। रामदत्त बोला, भाई आप भी गजब बात करते हो। अरे जब बेटी का विवाह का मामला हो तो कोई झूठ कैसे बोलेगा? खान पान पर कोई किसी की बेटी के साथ समझौता कैसे कर सकता है? जैसी आपकी बेटी वैसी मेरी बेटी। बेटियां चाहे किसी की भी हो, वो सबके लिए सिर्फ बेटी होती है। आप पूछो क्या पूछना चाहते हो? अरे यही ना पूछना चाहोगे कि बंगा के पास जो जमीन है वो उसकी है या दूसरे की है? बाग उसका अपना है या वो सिर्फ उसकी रखवाली करता है? दरवाजे पर बंधी भैंसे उसकी है या किसी और की है? बेटा कैसा है, रोगी है या निरोगी है? रिश्तेदार बोले, हाँ भाई, सब यही तो पता करना चाहते हैं। यदि आप सच बता सको तो बता दो। रामदत्त बोला, भाई बंगा के पास जितनी जमीन है बाग है, सब सुल्तानपुर के एक लाला की है। वो रखवाली के लिए बंगा को दिया है। समझ लीजिए बंगा लाला का नौकर है। और रही बात भैंस की, तो वो तो एक पंडित जी की है। वे काशी में रहते हैं, कभी कभार आते हैं और अपना हिसाब किताब लेकर चले जाते हैं। अभी पिछली बार आए थे तो बंगा पर बहुत नाराज थे। भैंसे बेच देना चाहते थे, तो मैंने ही उन्हें समझा बुझाकर शांत किया कि महाराज आप नाराज ना हो। बंगा गरीब आदमी है, भूखे मर जाएगा। ऊपर से बेचारे का बेटा मिर्गी और टंका रोग से ग्रसित है। आप उन पर दया कर दो। तो पंडित जी मान गए। बोले कि रामदत्त अब तुम कह रहे हो तो इस गरीब पर दया कर देता हूं।
वरना बेचारे को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। रिश्तेदार बोले, बस बस रामदत्त भाई, हमें सब पता चल गया। हम बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहे थे। मेरी बेटी तो बर्बाद हो जाती। सभी रिश्तेदार चले गए। रामदत्त ने बेलन से पीट जाने का बदला 2-3 घंटे में ही ले लिया था। गांव के संपन्न किसान बंगा को नौकर बना दिया था। उधर रिश्तेदार जाने के 1 माह बाद भी कोई सूचना नहीं दिए तो बिचौलिया उनके पास गया और बोला कि क्या हुआ भाई, आप लोग कोई सूचना नहीं दिए। तब लड़की वाले बिचौलिए को बहुत भला बुरा कहने लगे कि तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया था, भगवान ने बचा लिया। तुम दूसरे की बेटी को बेटी समझते ही नहीं। तुम खुद अपने बेटी का विवाह उससे कर दो। हम उस गरीब के घर अपनी बेटी नहीं ब्याहने वाले। बिचौलिया बोला, तुम लोग ठीक कहते हो। मुझे ही पागल कुत्ते ने काटा था जो यहां आ गया। मैं अपनी बेटी का ही विवाह करूंगा और इसी हफ्ते निपटाऊंगा। बिचौलिया चला आया और अपनी बेटी का विवाह बंगा के लड़के से कर दिया। उधर जब पहले वाले रिश्तेदार पता लगा लिए कि बिचौलिया ने ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया है और जिसने विवाह काटा था वास्तव में उस गांव का बदमाश आदमी है, बंगा के पास जो कुछ भी है उसका अपना है और उसका बेटा किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है, तो बहुत पछताए कि हाथ आया अच्छा रिश्ता एक बदमाश के कह देने से निकल गया और बिचौलिए की बेटी उस घर में चली गई। वो रामदत्त पर बहुत नाराज हुए और सोच लिए कि ससुर कभी हाथ लग गए तो हम उनकी ऐसी खबर लेंगे कि भूल से भी कोई गलती नहीं करेंगे। संयोग से रामदत्त एक दिन उनके हत्थे चढ़ गया तो उस पर बहुत मार पड़ी। कहीं भी पीट जाना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन चंदू के घर उनके बेटे की शादी के लिए रिश्तेदार आए थे। चंदू के पास भी अच्छी खासी जमीन थी। रिश्तेदार को उनका बेटा बबलू जंच गया। रामदत्त को यह खबर लग गई कि आज चंदू के बेटे को देखने के लिए बाहर से रिश्तेदार आए हैं, तो वो चंदू के घर आ गया। परंतु चंदू पहले से बहुत सजग थे। उन रिश्तेदारों को घर के अंदर ही ठहराए थे। अब कोई भी आदमी उनके दरवाजे तक तो आ सकता था, परंतु घर में कैसे जाता? घर भी 2 किते का मकान था, स्त्रियों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, और उसके बाद बैठका था। उतने बड़े मकान में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे। रिश्तेदार भी कोई अनजान नहीं थे। उनके अपने एक रिश्तेदार के रिश्तेदार थे, तो विवाह कट जाने जैसी कोई बात नहीं थी। रामदत्त इसमें कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ सकता था, परंतु चंदू बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। उधर रामदत्त उनके दरवाजे पर आया, परंतु कोई नहीं मिला। वो दरवाजे पर आवाज लगाया कि अरे कोई घर पर है, तो चंदू का बेटा बोला कि घर में कौन है, इससे तुमको क्या मतलब, तुम अपना काम बताओ। तब रामदत्त बोला कि कोई काम नहीं था, बस पता करने आया था कि तुम्हारा पड़वा कितना दूध देता है। बबलू बोला, ससुर यहां से जाओगे या मारू लाठी घुमाकर? रामदत्त बोला, अरे मैं पूछ ही रहा हूं, कोई दूध नहीं मांग रहा, उसका दूध तुम ही खाओ, बस मुझे बता दो कि कितना दूध देता है। बबलू बोला, तू बिना पीटे नहीं मानेगा। ससुर जानता है कि पड़वा दूध नहीं देता, भैंस दूध देती है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मुर्गी अंडा देती है या मुर्गा अंडा देता है, बकरी दूध देती है या बकरा दूध देता है। साले भाग यहां से। रामदत्त तर गया कि ऐसे कैसे चला जाऊं, तुम्हें बताना पड़ेगा। पागल कहीं का, तुम दोनों बाप बेटे पागल हो। बबलू को बहुत गुस्सा आया। वो डंडा उठाकर रामदत्त पर टूट पड़ा, तो रामदत्त चिल्लाया कि चंदू, तुम अपने पागल लड़के को बांधकर क्यों नहीं रखते? जब देखो किसी ना किसी पर डंडा लेकर दिन भर दौड़ता ही रहता है। अरे इसका इलाज करा देते। रिश्तेदार सब बातें सुन रहे थे। चंदू भी निकलकर घर से बाहर आ गए और बबलू को मना किए कि तुम्हें उस साले से नहीं उलझना था, उसका काम ही है किसी ना किसी को परेशान करना। बुलू उनकी बात मान गया, परंतु रिश्तेदार भड़क गए। वो चंदू से बोले कि समधी जी,
अभी हम एक जगह से आते हैं, फिर बैठकर बात करेंगे। वैसे हम कोई भागने वाले नहीं हैं। विवाह तो हम बुलू से ही करेंगे। रिश्तेदारों को वहां से किसी तरह भागना था, सो भाग लिए। सोचे कि अच्छा हुआ कि पहले ही हम जान गए कि लड़का पागल है, और पागल लड़के से कोई बेटी कैसे विवाहे। चंदू को बेटे पर बहुत गुस्सा आया कि घर से बाहर क्यों चला गया। साला सबके सामने विवाह काट गया और कोई कुछ नहीं कर सका। ऐसा भी बड़ा कोई गुंडा होता है। रिश्तेदार लौटकर घर चले गए तो उसी गांव में इस गांव की लड़की ब्याही गई थी। उसे खबर हुई कि रामदत्त ने विवाह काट दिया है, तो लड़की वाले के घर गई और बताई कि आप लोग खुद पागल हो। लड़का पागल नहीं है। अरे रामदत्तवा के कहने पर आप लोग चले आए। अरे वो गांव का सबसे बड़ा बदमाश आदमी है। उसका काम ही विवाह काटना है। आप लोग आंख बंद कर चंदू के बेटे से अपनी बेटी का विवाह कीजिए। फिर दोबारा से वही रिश्तेदार चंदू के पास चल दिए। रास्ते में ही रामदत्त मिल गया तो उल्हाना देने लगे कि बड़ी बदमाश आदमी हो, किसी का विवाह काट देते हो। तब रामदत्त बोला, मैंने कब कहा कि बेटी का विवाह मत करो? किससे कहा था? अरे जब बलाएं टालनी है तो अपनी बलाएं टाल लो। अरे आपको कौन समझाए कि बबलू को बहंगवा नाम का रोग है, उसे बचपन से बीमारी है। तुम लोग अपनी बेटी का विवाह शौक से करो। फिर रिश्तेदार वहीं से वापस लौट गए और उस स्त्री से बोले कि तुम भी क्या बेवकूफ बनाती हो। वो आदमी आज भी मिल गया और बताया कि बबलू को बहंगवा है। स्त्री बोली, तुम लोग सचमुच पागल हो। वहां बेटी का विवाह ना ही करो तो अच्छा है। अरे जिसे ये भी पता नहीं कि बहंगवा आदमी को नहीं, भैंस को होता है, और वह भी उसके पूंछ में एक गिलट होता है। आप अब उनके यहां नहीं जाओ तो अच्छा रहेगा। आप लोग जानते हो कि हर गांव में एक ग्राम कंटक रहते हैं और उन्हीं में से रामदत्त भी हरामी है। अब लड़की वालों को समझ में आ गया था कि ससुरे ने हमें बेवकूफ बनाया है। वो चंदू के पास आए और समय अनुसार उनके बेटे बबलू से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। यहां रामदत्त की दाल नहीं गली, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो सुधर गया। वो नहीं सुधरा। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। वेश्या कभी पतिव्रता नहीं होती। लंपट पुरुष कभी संत नहीं बनते। दुष्ट मरते दम तक भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते। बबलू की पत्नी ब्याह करके आई तो उसे भी लगा था कि शायद मैं गलत जगह ब्याह दी गई, परंतु एक सप्ताह में ही उसको पता चल गया कि मैं सही जगह पर आ गई हूं। यहां कोई भाग्यशाली ही आ सकती थी। मेरे भाग्य अच्छे हैं। यहां सब मेरे अनुसार ही चलते हैं। कोई मेरे पर हुक्म नहीं चलाता, बल्कि सास भी मेरे से पूछकर ही कोई काम करती है। ऐसा सौभाग्य किसी लड़की को जल्दी नसीब नहीं होता। इस तरह रहते उसको 3-4 साल गुजर गए। उसे अपने मायके जाने तक की फुर्सत नहीं थी। उसे लगाने लगा था कि चली गई तो यहां का कौन देखेगा। सब कुछ की तो मालकिन वही है। 1-2 बार मायका गई थी तो वो भी एक रात के लिए। दूसरे दिन लौट आई थी। एक बार उसके मायका से 6 माह तक कोई नहीं आया तो वो चिंतित हुई और पति से बोली कि आप मेरे मायका से घूम कर आ जाओ। पिछले 6 माह से कोई खबर नहीं मिली है। वो जमाना दूसरा था। कोई टेलीफोन या मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो खुद ही आ जाकर लोग संदेश लिया करते थे। बबलू बोला, अच्छा मैं कल चला जाऊंगा, तुम मेरे जाने का प्रबंध कर देना। 20 मील की दूरी है, जाने में 1 दिन का पूरा समय लग जाएगा। तब पत्नी बोली, अब आप इतने सीधे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। आपके यहां से 5 मील दूर जमुना बाग चट्टी है। वहां से मेरे गांव हरिपुर के लिए तांगे मिल जाते हैं। आप तांगे से ही जाना और तांगे से ही लौट आना। आपको सिर्फ 5 मील की दूरी पर ही जाना और आना है। सुबह उठकर जाओगे तो 12 बजे तक पहुंच जाओगे और कल सुबह चलोगे तो 12 बजे तक घर आ जाओगे। बबलू बोला, ठीक है, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। बस दूसरे दिन उठकर अपने ससुराल के लिए चल दिया। तभी उसे रामदत्त मिल गया और बोला, बबलू लगता है ससुराल जा रहे हो। बबलू का माथा ठनक गया कि साला पनौती रास्ता काट दिया।
इसकी ये आदत इतनी बुरी है कि रोज किसी ना किसी के हाथ पीट जाता है, परंतु आदत नहीं छोड़ता। क्या मजाल कि कोई उसके सामने से चला जाए और वो ना टोके। कोई सब्जी खरीदने जाएगा, तब भी पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो। उसे बता दो को सब्जी खरीदने जा रहा हूं, तो तुरंत सवाल दागेगा कि कौन सी सभी खरीदोगे। अब बता दो कि मुझे तो आलू खरीदने हैं, तो उस पर भी 1 घंटे तक भाषण देगा कि आलू क्यों खरीदोगे, तुम परवल खरीदो। अगर कह दो कि मुझे परवल भी खरीदने हैं, तो भी वो पीछा नहीं छोड़ने वाला बोलेगा कि सबसे अच्छा लौकी रहेगी। अगर कह दो कि लौकी भी खरीदनी है, तो बोलेगा कि बैगन भी खरीद लेना। अब यदि कह दो कि बैगन भी तरी दूंगा, तो बोलेगा कि लंबा वाला खरीदोगे या गोला वाला। अब इस बात पर कोई भी आदमी खींच जाएगा और 2-4 थप्पड़ लगा देगा। उसके बाद ही वो मानेगा, लेकिन सिर्फ उस आदमी के लिए मानेगा। फिर यदि दूसरा मिल गया तो उसी तरह उसका भी माथा चाटेगा। अब बबलू से पूछ दिया कि ससुराल जा रहे हो, तो बबलू का माथा ठनक गया। उसकी यात्रा खराब हो गई थी। वो उसे गली देता हुआ घर आ गया। पत्नी ने पूछा कि बड़ी जल्दी लौट आए, क्या कोई सामान घर में ही छूट गया है। तब बबलू ने बताया कि कोई सामान नहीं छूटा है, बल्कि सियार ने रास्ता काट दिया है। स्त्री बोली, आप भी क्या बात करते हो? अरे आदमी का रास्ता भला सियार काट सकता है? आप इन सब बेकार की बात पर विश्वास कैसे कर लेते हो? तब बबलू बोला कि साधारण सियार रास्ता काटता तो मैं वापस नहीं आता। साला रंगा सियार ने रास्ता काटा है। रामदत्त ने रास्ता काट दिया है, इसलिए घर आ गया। रामदत्त का काटा कोई पानी भी नहीं मांगता। वो जिसका रास्ता काट देता है, उसकी वापसी की गारंटी खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने यात्रा शुरू ही नहीं किया। अब कल जाऊंगा, और वह भी आधी रात में। दिन के वक्त तो जाने से रहा। स्त्री बोली, मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। हाँ, यदि आपका मन नहीं भर रहा तो यात्रा स्थगित कर दीजिए। जहां जाने से मन मना करे वहां तो उस वक्त जाना ही नहीं चाहिए। आप कल जाना। बबलू दूसरे दिन के लिए यात्रा स्थगित कर दिया और खेत में काम करने चला गया। दूसरे दिन भोर में 3 बजे ही पत्नी ने जगा दिया कि आप इसी वक्त जमुना बाग के लिए निकल जाओ। सुबह होते होते पहुंच जाओगे और वहां से भोर के वक्त ही तांगा वाले निकलते हैं। आप बिना किसी बढ़ा के चले जाओगे। इस वक्त रामदत्त भी नहीं मिलेगा। बबलू बिना देर किए ससुराल के लिए निकल पड़ा, ये सोचकर कि रास्ते में फ्रेश हो लेगा। आगे तालाब है, उसमें स्नान कर लेगा और जब तांगा से जाएगा तो 10 बजे तक पहुंच जाएगा। अब घर में क्या खाना खाना, और इतनी रात को खा भी कैसे पाएगा। रास्ते के लिए भी कुछ नहीं लिया कि वो ससुराल में ही खाएगा। वो पहली बार बिना पत्नी को साथ लिए जा रहा है, तो उसका बहुत स्वागत होगा। खूब पुआ पकवान खाने को मिलेंगे, ये विचार कर चल दिया। रास्ता साफ था, उसे अब किसी की टोकने का खतरा नहीं था। रामदत्त भी 3 बजे भोर में रास्ते में आज नहीं मिलेगा, ये सोचकर बबलू चल दिया। अभी कोई 100 कदम घर से दूर गया होगा कि पीछे से आवाज आई कि बबलू ससुराल जा रहे हो। अरे हमें भी उधर ही जाना है। आज मेरा भी विचार ससुराल जाने का है। तुम्हारी ससुराल के बगल वाले गांव सोनपुर में मेरी ससुराल है। थोड़ी देर ठहरो, मैं भी साथ चलता हूं। बबलू बहुत उदास हुआ कि आज फिर साले ने रास्ता काट दिया। वो पुनः घर आ गया और पत्नी से बोला कि आज फिर साले ने रास्ता काट दिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जी में तो आता है कि उसको 10 लाठी मारूं। पत्नी बोली, आप मारपीट के चक्कर में मत पड़ना। वो मर गया तो आप बुरे फंस जाओगे। आप नहीं जानते मेरे गांव की घटना को। हमारे गांव में एक घुरहू नाम के आदमी रहते हैं। वो बहुत साफ सुथरा रहते हैं, अपना लोटा या बाल्टी किसी को छूने तक नहीं देते। एक दिन वो कुंवे पर स्नान कर रहे थे कि तभी एक आदमी आया और उनसे बिना पूछे उनकी बाल्टी से पानी निकाल कर पी लिया। वो आदमी मांसाहारी था, मछली लिए हुए था। घुरहू ने उसे देख लिया कि मछली लिए हुए है, ये तो मेरी बाल्टी और लोटा दोनों को अपवित्र कर दिया।
तो उस आदमी को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगते ही वो आदमी गिर पड़ा और मर गया। घुरहु बहुत बुरा फंस गया। वो आदमी पड़ोस के गांव रेखापुर का था। उसके घर वाले खबर पाए तो आकर हंगामा करने लगे कि तुमने मेरे भाई को मार डाला, हम तुम्हें कोतवाल के पास ले चलेंगे। घुरहु सफाई देता रहा कि मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, मगर ये आदमी एक थप्पड़ में मर गया। घुरहु की बात कोई मानने को तैयार नहीं था कि भला एक थप्पड़ में आदमी कैसे मर जाएगा। अवश्य ही तुमने बेरहमी से मारा है। कुल मिलाकर बात समझौते तक आई। घुरहु को अपनी 4 बीघा जमीन उस आदमी की पत्नी के नाम करना पड़ा। इसलिए आपसे बता दे रही हूं कि किसी भी आदमी को ये मार पीट के चक्कर में कभी नहीं पड़ने चाहिए। आप भूल से इस तरह के लफड़े में मत पड़ना। जिंदगी के रास्ते में बहुत से कांटे आएंगे, तो क्या आप कांटे साफ करते चलोगे? आप चुपचाप अपने रास्ते जाओ। रास्ता काटना कुछ नहीं होता है। बबलू स्त्री की बात मान ससुराल के लिए निकल पड़ा। वो चलते चलते जमुना बाग चट्टी पर आ गया, परंतु आज उसे वहां कोई तांगा नहीं दिखा। करीब 1 घंटा इंतजार के बाद तो सुबह हुई। पता करने पर पता चला कि आज सभी तांगे किराए पर गए हैं, 1-2 घंटे के बाद आएंगे। सुबह 8 बजे के बाद बबलू को एक तांगा मिला तो ससुराल के लिए चल पड़ा कि तभी रास्ते में तांगे का पहिया खराब होकर टूट गया। अब उस जमाने में कोई हर जगह तांगे का पहिया नहीं मिला करता था, सो वही तांगे वाला खुद फंस गया। तो सभी यात्री उतरकर पैदल चल दिए। गनीमत थी कि तांगा पलटा नहीं और कोई घायल नहीं हुआ। बबलू पैदल ही ससुराल के लिए चल पड़ा। धूप का समय था तो एक पेड़ के पास आराम करने लगा और सो गया। उसे ऐसी नींद लगी कि सोए सोए शाम को 4 बज गया। उसे नींद खुली तो अभी घर से मात्र 10 मील ही चल पाया था। अभी उसे 15 मील के आसपास चलने थे तो तेजी से चलना शुरू किया, मगर ससुराल पहुंचने पर काफी रात हो गई। जब दरवाजे पर गया तो उसके बूले ससुर मिले। बाकी घर के सदस्य एक शादी में शरीक होने चले गए थे। अब घर में कोई भोजन बनाकर खिलाने वाला नहीं था। बबलू सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। उसे भूख प्यास जोर की लगी थी, मगर अब भोजन कौन खिलाए? बूढ़ा आदमी भोजन बना खिला नहीं सकता था। उसने सिर्फ पानी पिला दिया तो बबलू को पानी पीकर संतोष करना पड़ा। आधी रात में बबलू के साला और सरहज लौटे तो बबलू को दरवाजे पर सोए देखे तो उसे जगाना उचित नहीं समझे और जाकर सो रहे। इतना तो वो भी जन गए थे कि पाहुना ने भोजन नहीं किया है, मगर आधी रात में हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सो रहे। सुबह में जल्दी से भोजन बनाकर बबलू को खिलाए। बबलू खा पी कर और उनका समाचार लेकर घर को चल दिया। रास्ते में एक तांगा मिला तो उस पर बैठ गया। उस तांगे पर रामदत्त पहले से बैठा था। अब बबलू से ना तो उतरते बनता था, ना उस पर बैठते बन रहा था। वो भगवान का नाम लेता हुआ चल दिया कि भगवान ही जाने इस तांगे का क्या होगा। अभी तांगा चल ही रहा था कि उसका एक निकल गया। तांगा पलट गया। बबलू तांगे से दूर जा गिरा, जबकि रामदत्त तांगे के नीचे आ गया। उसकी एक टांग तांगे में दब गई थी और टूट गई थी। बबलू बाल बाल बच गया था। वो तांगे को ठीक कराया और उस पर रामदत्त को लाद कर गांव ले आया। रामदत्त शर्म से गड़ा जा रहा था। उसने सिर्फ जिंदगी में गलत काम ही किए था। उसे याद ही नहीं था कि किसी के साथ कभी भला भी किया था। बबलू के पीछे तो हाथ धोकर पड़ा था, मगर आज बुरे वक्त में उसका कोई सहारा नहीं था। तो बबलू पहले उसे वैद्य के पास ले गया, उसके टूटे पैर में कमाची बंधवाया और फिर घर तक ले आया। आज रामदत्त को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। उसके आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। तो बबलू बोला कि काका, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम्हारे व्यवहार से दुश्मनी थी। तुम यदि अब भी बदल जाओ तो सबके प्यारे बन जाओगे। रामदत्त ने बबलू के सामने कसम खाया कि अब वो सिर्फ उपकार करेगा, सबका भला करेगा। भला करने वाले का कभी बुरा नहीं होता,
ये बात रामदत्त समझ चुका था।